मतदान पर हमारी नजर है। असम के मतदान पर हमारी नजर है। वोटिंग शुरू हो गई है, 1 घंटा गुजर चुका है। बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला है और कुछ खास बातें कही हैं जिसका जिक्र हम आपके सामने करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी तक हालात ठीक हैं, लेकिन तुष्टीकरण के खिलाफ वोट डाला जा रहा है। वोट डालने के बाद बाइक से निकले शुभेंदु अधिकारी कार से आए थे, लेकिन बाइक से निकले। बूथ नंबर 76 पर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। अपने सिग्नेचर स्टाइल में सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था और एक भगवा रंग का साफा नहीं, माफ कीजिएगा, गमछा अपने गले में लपेटा हुआ था शुभेंदु अधिकारी ने। और शुभेंदु अधिकारी पहले अंदर गए, कार से हालांकि आए थे। उसके बाद बाहर निकलते हुए मीडिया का जमावड़ा जब उन्हें चारों तरफ से घेर चुका था, तो उन्होंने ये कहा कि विकास के पैमाने पर वोट डाला जा रहा है। एक पत्रकार ने यह कहा कि अभी तक आप अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की बात करते थे, लेकिन आज आप तुष्टीकरण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका यह कहना था कि हाँ, नंदीग्राम की जनता तुष्टीकरण के खिलाफ वोट डाल रही है। सुनिए। सब जीते चाहते हैं आज आपने वोट डाली है, दिन की शुरुआत कैसी रही और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। वो जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग ममता बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है, कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो गया। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा, प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मीर जाफर आपको बोला गया नंदीग्राम के, वो सब छोड़ दीजिए, वो बहुत हो गया। पिछले 1.5-2 महीने में बहुत हो गया ये सब, आप छोड़ दीजिए। वोटर को आने दीजिए। 85% वोटिंग होना चाहिए। कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंजोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बूथ में रिपोल होना नहीं चाहिए। ये मेरा भगवान से अभी तक आप आश्वस्त हैं शांतिपूर्ण चुनाव, वायलेंस नहीं होगा? देखिए के लिए आश्वस्त हैं? आप तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए, कुछ तो छोटा छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा अधिकारी, सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग, धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है, दोनों वाम मोर्चा का और TMC का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया। जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा, जितना पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टीकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं।
दादा आप ही क्या घूमेंगे? दादा आप ही कि के पूरे शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद जहां कहीं भी होंगे उनको लेके आऊंगी, जो भी केस हैं पिछले वो सब खोलूंगी। तो एक अपनी विक्ट्री भी घोषित कर दी, उस जो बयान है दीदी का उसमें, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या करूँ सुबह सुबह चाय नाश्ता पी के उन्हें घूमना चाहिए। रोड तो नहीं है, पुलिस को देकर रोड देखना चाहिए। मैं तो साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल सब चलता हूँ। हाँ, मैं राउंड करूंगा, लेकिन हर बूथ में नहीं जाऊंगा। वोटिंग में इतना प्रेस इतना है, सबको डिस्टर्ब होगा। जो बूथ में डिस्टर्ब होगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आधा घंटा बाद निकल के मैं शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना। शुभेंदु अधिकारी सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर वार करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दिन भर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ शाम 6:30 बजे के बाद बोलूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि ममता बनर्जी इलीगल काम करती हैं। शुभेंदु ने ममता पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि हल्दिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गैर कानूनी काम किया, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, लेकिन हाँ मीर जाफर वाले नाम पर शुभेंदु अधिकारी कुछ भी नहीं बोले। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी ने कहा आज वोटिंग का दिन है और प्राथमिकता यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, लेकिन बीजेपी कह रही है परिवर्तन होवे और टीएमसी कह रही है कि खेला होवे। अब खेला होगा कि परिवर्तन होगा देखना होगा। लेकिन इस बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। मित्र प्रकाश लेफ्ट की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल में, बहुत स्वागत है आपका। शिवम त्यागी रहेंगे हमारे साथ बीजेपी की ओर से, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत मंडोला जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आप जुड़ रहे हैं। और बीच बीच में हम ग्राउंड पर भी जाएंगे, नंदीग्राम से आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ब्रजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि शिवम त्यागी जी आपसे करना चाहिए, क्योंकि कई तरह की बातें की जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए। अब तक जिस तरीके से चुनाव हुआ है आप लोग बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन छिटपुट घटनाएं भी वहां से सामने आ रही हैं। क्या ये घटनाएं वोटिंग को प्रभावित करती हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि और बेहतर तरीके से इंतजामात आज होने चाहिए और ये सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए? देखिए शुभ्रा जी, मुझे लगता है कि एक भी घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं ये वोट को प्रभावित करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस वहां पर है, पुलिस के साथ अलाइनमेंट में, ये हमारी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो अभी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो। एक भी घटना अगर होती है तो आसपास वोटर प्रभावित होता है, जो अपने आप लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से काम रहा है, जैसा कि ब्यौरा आपके रिपोर्टर को शुभेंदु अधिकारी ने दिया है कि एक तरह से हेलीकॉप्टर भी ऊपर घूम रहा है, सेंट्रल फोर्सेस ले रहा है, 304 बूथ को किया गया है, वो जितना भी रिस्की सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं होगा भी, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह का भाषण देगा कि इतने के बाद जहां पर भी होंगे शुभेंदु अधिकारी उनको लेकर आऊंगी और सारे केसेस खोलूंगी, मतलब वही थ्रेट देंगी ओपनली, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक भाव पैदा होगा कि इस तरह का उड़ान मचाया जाए। लेकिन हाँ, सेंट्रल फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये अपने आप में इतिहास दोहराता है कि दीदी जब से राजनीतिक इतिहास में आई हैं तब से आज तक कभी भी वो एक हफ्ते लास्ट में दीदी ने कल फुटबॉल उछाल दी है शिवम त्यागी जी। देखिए, वो आज तक के अपने राजनीतिक इतिहास में कभी भी 5 दिन एक जगह जहां पर वो लड़ती हैं वहां नहीं रुकी हैं, उन्हें पता है। वो पहले ही कह रही है कि सारे बीजेपी के खिलाफ जितने भी विपक्षी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से विपक्षी पार्टी को हराने के लिए ऐसी पहली एक अपील होगी। मैं पहले ऐसे सुना करता था, विपक्षी लोग इकट्ठे हो जाओ सरकार को हटाने के लिए। अब सरकार कह रही है कि सारे इकट्ठे हो जाइए, विपक्ष को बाहर रखने। जो चिट्ठी लिखी है ना ममता बनर्जी ने, वो ये नहीं उन्होंने कहा कि शिवम भाई, ये नहीं कहा कि किसी को चुनाव जिताना है हराना। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में जो केंद्रीय शक्तियां होती हैं, केंद्रीय शक्तियों का गलत इस्तेमाल एनडीए की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए सभी को एकजुट होना चाहिए। और जैसे ही पश्चिम बंगाल में, असम में और जो 5 राज्य हैं वहां पर विधानसभा चुनाव खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हमें बैठना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो है जो ममता बनर्जी के खिलाफ सेट कर दिया गया है। संजय सरकार जी, अब आप जवाब दें। एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है ममता के खिलाफ कि ममता डर वाली राजनीति करती हैं, ममता डराने की कोशिश करती हैं कि यूपी से गुंडे आ गए हैं, बिहार से गुंडे आ गए हैं, अब पश्चिम बंगाल वालों को बच करके रहना है। और एक पॉलिटिकल नैरेटिव है पॉलिटिकल अपीजमेंट का, यानी तुष्टीकरण का। यह तुष्टीकरण वाला आरोप लगाया था जितेंद्र तिवारी ने, यही तुष्टीकरण का आरोप लगाया राजीव बनर्जी ने, यही तुष्टीकरण का आरोप लगाया सुनील मंडल ने, यही आरोप लगाया मुकुल रॉय ने, अर्जुन सिंह ने, सौमित्र खान ने, अनुपम हाजरा ने, शंकुदेव पांडा ने और अब शुभेंदु अधिकारी ने। आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल नैरेटिव ममता बनर्जी के बहुत अगेंस्ट जा सकता है? संजय जी, मैं मेरे अनुभव से 2 चीज बताएंगे और बीच में आप लोग रोकिएगा। मैं बताता हूं 1998
वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच हो रहा है, ब्राजील वर्सेस फ्रांस। तमाम मीडिया दिखा रहे हैं ब्राजील सो गए, ये ब्राजील जीत रहे हैं और पूरा फ्रांस खामोश हो गया है। अंतिम रिजल्ट का मैं बोला था, चैंपियन के लिए फ्रांस खेल रहे हैं और 3 गोल से फ्रांस ब्राजील को हराया था। दूसरे नंबर बात, मेरे यूसुफ मेरा बहुत अनुभवी फ्रेंड है। एक जमाना में हम लोग एक साथ में काफी पत्रकारिता किए थे। मैं 2009 को बाद, मेरा बीमार के बाद हम हट गया पत्रकारिता से। हमने और यूसुफ ने बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बीपी हाउस में। तो यूसुफ ने बोला था, देखो संजय, ये कांग्रेस इस बार 2009 में 200 को ऊपर पार कर रहा है। हर मीडिया बोला था कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आ रहा है, और लेकिन बिल्कुल कांग्रेस यूसुफ का बात पूरा एकदम सही निकल गया था और दिखाया था। और आज नंदीग्राम में जो दिखा रहे हैं शुभेंदु को पक्ष में, पूरा मीडिया से लेकर सब कुछ, मैं आपको एक चीज बताने चाहते हैं। 2 मई को दिन में शुभेंदु को जो चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, अभी जो देखे हैं, तो शुभेंदु के साथ में बहुत करीबी रह चुके हैं एक साथ में राजनीतिक में। नंदीग्राम में हम लोग को भी बहुत बड़ा भूमिका था, कलकत्ता से नंदीग्राम पहुंचने तक बहुत बड़ा भूमिका था। उसको बॉडी लैंग्वेज यही बता रहे हैं, ये बिल्कुल हार रहे हैं और बहुत बुरे तरफ हार रहे हैं। और इसको राजनीतिक जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर में जो हार वाली बॉडी लैंग्वेज होती है ना संजय जी, चूंकि आपने कहा था कि शुरुआती दौर में आपको टोकना नहीं है, लेकिन जहां पर हार वाली बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वहां पर कोई भी कैंडिडेट सुबह 7 बजे पहुंच करके अपना वोट कास्ट करने की कोशिश नहीं करता। रशीद जी, आप बोलने दीजिए मेरे को। एक बार में पहले ज्योतिष बने सरकार साहब और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज। नहीं, आपको बोलने देंगे संजय, शिवम भाई बस एक मिनट, संजय जी आपको बोलने देंगे, संजय जी आपको बोलने देंगे, लेकिन बाकी भी पैनलिस्ट हैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाना जरूरी है। लेकिन जहां पर आप ये कहेंगे ना कि शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे हारा हुआ कैंडिडेट, वहां पर मैं इसलिए रोकूंगा, हारा हुआ कैंडिडेट कभी भी सुबह 7 बजे अगर ये सोच लेता है ना तो वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो एक दिन पहले की रात होती है, वो पहले की रात बहुत कुछ डिसाइड भी करती है और बहुत कुछ बताती भी है और कई पॉलिटिकल इंडिकेशंस भी देती है। एक बार नंदीग्राम चलते हैं, सीधे हम ब्रिजेश पांडे के पास। ब्रिजेश, चूंकि नंदीग्राम की रिपोर्ट आपने दी है, थोड़ी देर पहले ही आपने शुभेंदु अधिकारी से बात भी की है, शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी ये तो हमें बताएं ही, लेकिन नंदीग्राम सहित बाकी पूर्वी मिदनापुर का हाल आपने क्या देखा है? क्या अधिकारी फैमिली का प्रभाव रहा और नंदीग्राम का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स रहा, इसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पोस्चरिंग रही, चाहे शुभेंदु अधिकारी की, जेपी नड्डा की, अमित शाह की या ममता बनर्जी की, दोनों के बीच का फर्क क्या था? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि अभी बॉडी लैंग्वेज और ये कह पाना कि वो एक हारे हुए कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज होगी, ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें पहली बार आपके सामने नंदीग्राम में दिखेगी और इसी वजह से थोड़ा बहुत सारे एनालिस्ट के दिमाग में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एरिया हल्दिया, नंदीग्राम और ये इंटायर एरिया ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी का भी गढ़ माना जाता है, क्योंकि दोनों अभी तक एक है। ब्रजेश आते हैं आपके पास। ब्रजेश, लेकिन बहुत दिलचस्प खबर एक आ रही है, उसका रुख कर लेना जरूरी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जमीन पर बंगाल में जो सियासी समीकरण है वो बदल रहे हैं और बदले हैं पिछले कुछ वक्त से, लेकिन सरकार के फैसलों के जो समीकरण है वो कैसे बदल रहे हैं वो भी आप देखिए, और क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। छोटी बचत पर ब्याज दरें घटाने का फैसला वापस ले लिया गया है, जी हां, और कहा यह गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, राशिद की गलती से यह आदेश जारी हो गया था। आज से पहले बड़ी बहुत ही अजीब सी बात है शुभ्रा, 24 घंटे में अगर कोई आदेश वापस लिया जाता और वित्त मंत्री ये कहती हैं कि गलती से पीपीएफ, एफडी, एनएफसी, सुकन्या समृद्धि पर जो ब्याज दरें बढ़ाई गई थी वो वापस ले ली गई हैं। पॉपुलर स्कीम है, नई ब्याज दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू कर भी दी गई थी। सेविंग डिपॉजिट पर ब्याज दर सालाना 4% से घटाकर 3.5% कर दिया गया था। पीपीएफ की जो ब्याज दरें घटाई गई थी, कहा यह जा रहा था कि लोगों की बड़ी नाराजगी हो जाएगी। शिवम भाई, वित्त मंत्रालय इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? ये तो ब्लंडर है अगर गलती हुई है, पहला सवाल। और क्या भूल गए थे कि चुनाव है और फिर याद आ गया अचानक कि अच्छा चुनाव हो रहा है। अब 12 घंटे में समझ में आ गया क्या कि कहीं गलती से खेला ना हो जाए? शिवम भाई, राशिद भाई एक इतनी लर्नेड पॉलिटिशियन है इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वो चुनाव ऐसा तो हो नहीं सकता और इंडिया न्यूज भूलने तो देगा नहीं। दिन रात चुनाव और सिर्फ चुनाव ही दिखाते हैं। चुनाव का मुद्दा हो गया है, हो गया। अरे शिवम भाई सुनिए ना, शिवम भाई सुनिए, शिवम भाई आप भी जानते हैं, शिवम भाई
एक मिनट संजय जी रुकिए। शिवम भाई के चेहरे पर भी मुस्कान है। शिवम भाई आप जानते हैं ये वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट भी बही खाता वाला कर दिया, और जो बही खाता वाले लोग होते हैं ना उनके जहनियत में कभी भी किसी भी तरह की गलती आती नहीं है। बही खाते वाले लोग गलती नहीं करते, एक बार के लिए कंप्यूटर डेटा वाले लोग गलती कर भी देते हैं। ये बही खाते वाले वित्त मंत्री से गलती तो हो गई, अगर गलती हो गई 12 घंटे में हलचल में फैला है अंदर अंदर कुछ। देखिए नहीं 0.1% का ह्यूमन एरर का स्कोप हर जगह हमेशा रहता है। आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। हम दोनों अभी बैठे हैं, पता नहीं एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हम बोल जाए या स्लिप ऑफ टंग हो जाए। तो जब स्लिप ऑफ टंग हो सकता है तो एक छोटी गलती बहुत ईमानदारी से शिवम भाई, बहुत ही ईमानदारी से 1 साल के डिपॉजिट की तिमाही ब्याज दर 5.5% से घटा करके लगभग 4.4%। एक गलती। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4% की बजाय 6.5% का ब्याज, दूसरी गलती। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दर 6.8% से घटाकर 5.9%, तीसरी गलती। सुकन्या समृद्धि योजना में भी ब्याज दर घटा दी गई, किसान विकास पत्र में भी ब्याज दर घटा दिया गया। इतनी गलतियां एक साथ होती हैं क्या? 1 हो गई चलो ठीक है, 2 हो गई चलो ठीक है, 3 हो गई चलो ठीक है, 5-5 6-6 गलतियां। अब 12 घंटे में भूल सुधार, भूल चूक लेनी देनी है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है। वो तो निर्मला जी इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है। छोटा सा रिएक्शन अजीत मंडोला जी से मुझे लगता है इस पर लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स तो जो बोल रही है वो बोल ही रही है, और आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के शिवम त्यागी जी, तो आपके अपने तर्क हैं। लेकिन ये कितनी बार ऐसा होता है अजीत मंडोला जी? क्योंकि मुझे ये लगता है कि महंगाई को थोड़ा सा होल्ड करके रखा जाता है। सिलेंडर्स के दाम कुछ दिन रोक लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम कुछ दिन रोक लीजिए, चुनाव एक बार हो जाएगा तब बढ़ा दीजिएगा। लेकिन इस तरीके से जो पूरा यूटर्न हो गया है फैसले पर, कितनी बार देखते हैं ऐसा आप लोग? देखिए बहुत बड़ी घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि आप 12 घंटे में 14 घंटे में अपने फैसले को बदल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चूक हो गई है। कहीं सरकार ने क्या गुणा भाग लगाया, फिर उसको देखा कि 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, क्या इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा ना बना दे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये गलती नहीं मैं मानूंगा इसको, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और चूक होने के बाद जब एहसास हुआ तो सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। देखिए एक बार का मैं किस्सा बताता हूं। वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, घोषणा होनी थी छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें गलती से उन्होंने नाम राजस्थान का ले लिया। वो कैसे आया, क्या आया, फिर बाद में वो घोषणा जो छत्तीसगढ़ के लिए की जानी थी वो राजस्थान के लिए हुई और राजस्थान के लिए उसको माना गया। तो वो भी एक बड़ी चर्चा का विषय था कि आखिर प्रणब मुखर्जी ने कैसे होती है। लेकिन चूंकि टाइमिंग इस तरह की है ना कि एक तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ ये घटना हो गई है, ये फैसला वापस ले लिया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसे सियासत से जोड़कर जरूर देखा जाएगा। स्मॉल सेविंग स्कीम पर जो ब्याज दर बढ़ाई गई थी उसे वापस फैसला ले लिया है सरकार ने। अब बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमत भी अब नहीं बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत भी अब नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं? चरण का मतदान है आज पश्चिम बंगाल और असम में। 1.5 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है अब तक। वोटिंग की खबर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन चूंकि आज 1 अप्रैल की तारीख है, यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। आज सुबह तक आपके पास में एक खबर थी। खबर यह थी कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसमें सरकार ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ये कहा कि गलती हो गई, ये कोई टाइपो एरर या फिर ह्यूमन एरर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जबकि सेकेंड फेज का इलेक्शन बंगाल और असम में चल रहा है, तो ऐसे में वित्त मंत्री के इस ट्वीट के क्या मायने हैं? और अगली बात यह है कि आज से ही स्मॉल सेविंग स्कीम पर अगर ब्याज दर बढ़ने वाली थी तो क्या सरकार को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन में ये नुकसानदेह साबित हो जाए और सरकार ने रातों रात यू टर्न ले लिया, यानी 12 घंटे के अंदर ही यू टर्न के मायने क्या हैं? जी हाँ, इस फैसले और फैसले को वापस लेने की जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे सीधे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने इस बीच सफाई भी दी है, कहा है गलती से ये फैसला हो गया था, ह्यूमन एरर इसे सरकार बता रही है। लेकिन सरकार के फैसला वापस लेने पर अब दिग्विजय सिंह ने वार कर दिया। लेकिन देखिए कांग्रेस जो है हमलावर हो गई है, सरकार ने डर से फैसला बदल दिया है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। चुनाव के बाद दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इसका क्या गारंटी है? गलती से जारी हुआ है आदेश, ये कहा था निर्मला सीतारमण ने। दिग्विजय सिंह इज बैक और दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से बयान दिया है कि छोटी बजट पर जो ब्याज दर बढ़ाने का जो फैसला यू टर्न लिया गया है, ये चुनाव के डर की वजह से फैसला लिया गया है। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव के बाद भी यही फैसला लागू रहेगा, यानी दोबारा से ब्याज दरें बढ़ाई नहीं जाएंगी। और अभी जब ब्रेक हुआ था ना शिवम भाई,
जब ब्रेक हुआ था मेरी कोलीग शुभ्रा मुझसे बात कर रही थी कि उन्होंने कहा कि ये तो अजीब हो गया, आज तो 1 अप्रैल का दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रैल फूल बनाया? शिवम भाई, राशिद भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन की बात आ गई है। और जहां तक बात अप्रैल फूल की है, अगर ऐसा कुछ है तो उस ट्वीट में जरूर नीचे एक लाइन और ऐड कर दी जाती, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब रेट्स बढ़ ही नहीं रहे तो उन्हें इसी तरीके से रखा जाए, इसको श्योर करने का क्या मैकेनिज्म हो सकता है? इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए ना कि चुनाव के बाद भी रेट नहीं बढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह को डर सताने लगा है। वादा कीजिए चुनाव के बाद नहीं बढ़ाएंगे रेट। वादा तब करता कि इनको घटाया गया होगा, वो कह दिया गया कि जो हुआ वो ह्यूमन एरर था। अप्रैल फूल ही बनाया गया। जैसी सिचुएशन है वैसी। जी मित्र प्रकाश कह रहे हैं कि अप्रैल फूल बना दिया आपने। अच्छा, आपने अप्रैल फूल बनाया, मित्र प्रकाश को गुस्सा आया। शिवम त्यागी ने अप्रैल फूल बनाया, मित्र प्रकाश को गुस्सा आया। कांग्रेस को जिस तरह से अप्रैल फूल बनाया गया था 2019 के चुनाव में, इसी वापस डिबेट में लौटेंगे। एक और बड़ी खबर, वापस डिबेट में लौटेंगे। एक और बड़ी खबर, बंगाल असम में मतदान को 1.5 घंटा पूरा हो गया है। 1.5 घंटे का मतदान अब तक हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ से भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। 39 सीटें असम की हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच आपको हमने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकले, रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। पश्चिम बंगाल में अगर रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है राष्ट्रीय, तो जाहिर बात है फायदा बीजेपी को होगा। हाँ बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी भी यही कहते हुए नजर आए हैं कि नंदीग्राम में 85% का मतदान होना चाहिए। और सुबह से लेकर के अभी तक का एक क्विक रैपअप अगर हम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, शुभेंदु अधिकारी 7:37 पर नंदीग्राम के बूथ नंबर 76 पर पहुंचे, वहां पर वोटिंग की, वोट कास्ट करने के बाद निकले। उन्होंने यह कहा कि तुष्टीकरण के खिलाफ वोट किया जाएगा और साथ ही यह भी कहा कि ममता बनर्जी इलीगल काम करती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने और क्या कुछ बोला, सुनिए। सुरेंद्र दादा, वुमेन सिक्योरिटी काफी अहम बन चुकी है नंदीग्राम में। वुमेन वोटर्स खुद कह रहे हैं कि वुमेन सिक्योरिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस जाना चाहिए नंदीग्राम में। नंदीग्राम नहीं, पूरा बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी के ज्यादा फोकस होगा। इसमें एकमात्र बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नरेंद्र मोदी असली रक्षा कवच है। सर आप क्या कहेंगे, एक मैसेज आप टीएमसी और ममता बनर्जी को देना चाहेंगे सर आज के चुनाव को? शांत रहिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। ये थे शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हमसे बात की इंडिया न्यूज में, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी शांत रहिए और गुंडागर्दी मत कहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नंदीग्राम। तो देखिए, महिलाओं के मसले पर भी सवाल पूछा गया शुभेंदु अधिकारी ने और उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं का मसला सिर्फ नंदीग्राम में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा है। महिला उम्मीदवारों की संख्या बहुत बड़ी है। ममता बनर्जी ने भी इस पर फोकस किया है। कौन कौन से मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जल्दी से क्विक रिएक्शन संजय सरकार जी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि पूछा गया शुभेंदु अधिकारी से कि क्या संदेश देना चाहते हैं टीएमसी को। उन्होंने कहा शांत रहिए, गुंडागर्दी मत करिए, सीधा आरोप आप लोगों पर। तो तवा सिद्दीकी को पास चला गया था, भाईजान मेरे को वोट देने के लिए मैटर करिए। ये फोटो उस तवा सिद्दीकी को घर से निकाल कर है, ठीक है। तो नंबर बात है, मजार में गया तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चालू कर दिया था। आपको दिखाई आ रहा है कि मालूम नहीं है आपको? अगर कैमरा क्लोज करेंगे तो वो मजार में कर रहा है, वो खुद तुष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर बात है, उनको बॉडी लैंग्वेज इतना बुरे तरफ दिखा रहे हैं जिसमें वो हार तो निश्चित है ही है, मैं आपको बता रहा है। और बहुत जबरदस्त गोल हो चुके हैं, खेला हो गया है। और जो खेला हो गया और शाम तक यहाँ वोट प्रतिशत रहेंगे 80 से 85%। संजय सरकार जी आपने अपने फाइल में से जो आर्काइव्स निकाले हैं ना, हालांकि शुभेंदु अधिकारी जब आपके अपने हुआ करते थे, आपने तब की तस्वीरें निकाली हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब्बास सिद्दीकी और फुरफुरा शरीफ अब आपके काम के नहीं रह गए? यही कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, हम कोई विशेष मुस्लिम वोट बैंक आपको नहीं चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? कोई विशेष धर्म के ऊपर हम राजनीतिक नहीं किया। हम बंगाल में 11 करोड़ आबादी को लेके हमने विकास के मुद्दे में काम किया है। विकास की बात मेरे यहाँ पर जो पत्रकार बंधु बैठे थे, जो निर्मला सीतारमैया को जो बात बोल रहा था, उसमें कंपेयर करता प्रणब मुखर्जी को साथ में। प्रणब मुखर्जी बहुत दिग्गज पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में थे, आपको मालूम है। ये भाई साहब को वो डेट बोलने पड़ेंगे जो बजट विकास की बात कर रहे हैं ना, कौन सा विकास? संजय सरकार चलिए, संजय सरकार सुनिए ना, आप पत्रकार भी रहे हैं ना संजय भाई, संजय जी आप पत्रकार भी रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए ना। मैं रेटोरिक्स में बात ही नहीं करता, मैं रेटोरिक्स को कभी पसंद ही नहीं करता।
लगता है रेटोरिक्स आप जैसे पॉलिटिशियन के लिए रहे ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए ना, एक पत्रकार सुनता भी है, एक पत्रकार सुनता भी है। अब सुनिए मेरी बात आप, अरे सुनिए ना महाराज, मेरी बात सुनिए। संजय जी, कौन सा विकास आप लोगों ने किया? गरीबी के मामले में चौथे नंबर पर बंगाल, सुनते जाइए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 23वें नंबर पर बंगाल, शिक्षा के मामले में 19वें नंबर पर बंगाल, बेरोजगारी के मामले में 10वें नंबर पर बंगाल। कौन सा विकास है? रोजगार मिला नहीं, शिक्षा मिली नहीं, पैसा मिला नहीं, प्रति व्यक्ति आय मिली नहीं, रोटी कपड़ा मकान मिला नहीं, गरीबी से निजात मिली नहीं। है कौन सा बंगाल बनाया? विकास का कौन सा पैमाना है? एक ह्यूमन इंडिकेटर बताया। अच्छा, फ्रेम फ्रीज हो गया, आवाज भी चली गई है। संजय जी, मैंने कुछ सवाल किए हैं, आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, हम जल्दी से अजीत मंडोला जी का रुख कर लेते हैं, जो कि राशिद ने विकास की बात छेड़ी और संजय सरकार जो कि टीएमसी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लगातार कर रहे हैं। 10 साल की अगर सरकार है किसी पार्टी की तो जनता की तमाम अपेक्षाएं होती हैं, असंतोष के पैमाने पर उसे परखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो आंकड़ा है कि 30 सीटें जो है वहां पर 17 सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार बदले हैं। टीएमसी को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि जो मौजूदा उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने उतना विकास नहीं किया है, जनता के पैमाने पर उनकी आकांक्षाओं पर उतना खरे नहीं उतरे हैं। क्या इंडिकेट करता है यह आंकड़ा मंडोला जी? जी, मैं पहले संजय सरकार जी की बात का जवाब दूंगा। उनको याद होना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी मान लिया कि एक बहुत बड़े नेता थे, क्या अब ये नहीं माना जाए कि दूसरा वित्त मंत्री कोई ढंग का नहीं आएगा इस देश में? मैंने ये बात कही थी कि ये गलती हुई है सरकार से। प्रणब मुखर्जी का तुलना, प्रणब मुखर्जी नहीं लिखे, भाषण नहीं लिखते हैं वो, उन्होंने जब पढ़ा होगा तो कोई तकनीकी गलती हुई होगी। मैंने एक उदाहरण वो पेश किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने जानबूझ के गलती करी थी। प्रणब मुखर्जी ने जानबूझ के गलती नहीं करी थी, गलती सरकार ने करी है जानबूझकर, क्योंकि चुनाव का टाइम था, सरकार गुणा भाग नहीं लगा पाई थी। अब रही बात नंदीग्राम की, देखिए ममता बनर्जी ने पिछले 2-3 दिन में जो बातें कही हैं वो बड़ी गौर करने वाली बातें हैं। मैं आपको जो पिछला विधानसभा का चुनाव बिहार का हुआ था, जब लालू यादव बहुत सक्रिय थे 2015 में, उस समय भी चुनाव को बाद में आखिर में बाहरी बनाम लोकल बना दिया गया था। तो वही अब कल ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी के गुंडे, राजस्थान के गुंडे, वो ये मैसेज देना चाह रही हैं कि बाहरी लोग आके मुझे हराना चाहते हैं। जो कहीं ना कहीं उनको ये आशंका हो रही है कि मैं चुनाव में कमजोर पड़ती जा रही हूँ। नंबर 1। नंबर दो बात ममता बनर्जी ने कहा, संजय जी एक बात सुने ना, पत्र लिख रही है वो, अजीत मंडोला जी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए संजय जी, अजीत मंडोला कोई पॉलिटिशियन नहीं है। संजय जी, अजीत जी एक मिनट रुकिए, अजीत जी बस एक सेकंड। अजीत मंडोला पॉलिटिशियन नहीं है, मेरे सीनियर कोलीग हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं संजय जी शाब्दिक उग्रवाद नहीं, हाँ शाब्दिक उग्रवाद नहीं, शाब्दिक तोलाबाजी नहीं। हाँ एक मिनट रुक जाइए, होल्ड एक मिनट रुक जाइए। अरे यहाँ पर डिबेट में रंगदारी नहीं, रुक जाइए। अगर अजीत मंडोला बोल रहे हैं ना, उनको एक बार बोलने दीजिए। अजीत मंडोला मेरे सीनियर कोलीग हैं। अजीत मंडोला ITV नेटवर्क के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्हें सुनिए। संजय सरकार, अजीत मंडोला को सुनिए, अजीत मंडोला को सुनिए, अजीत मंडोला को सुनिए। अजीत मंडोला इज नॉट अ पॉलिटिशियन, अजीत मंडोला कोई भाजपाई नहीं है। सुनिए, सभी को रोक दीजिए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, हल्दिया में एक बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। ईवीएम की वजह से बूथ नंबर 261 पर वोटिंग रोकनी पड़ी है। 50 मिनट के बाद वोटिंग रोकनी पड़ी। गर्मी के बीच बूथ पर मतदाता खड़े हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है, इस तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो भी सामने आ रही है। बड़ी खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से, असम से आती चली जा रही है। देखिए, असम से अगली खबर है, सिलचर में भी मतदान रुका है। राशिद, इस तरह की घटनाएं आ रही है। असम के सिलचर में मतदान रुका है। पोलिंग बूथ नंबर 146 पर अस्थायी रूप से मतदान रुका है। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते ये वोटिंग रुकी है। असम में दूसरे दौर में 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। हालांकि सिलचर की जीत हार को असम की जीत हार से हमेशा जोड़ करके देखा जाता है। सिलचर भी बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी से नाराज एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी के ही नाक में दम किया हुआ है। दिलीप कुमार पॉल इनका नाम है। बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है। और दिलीप कुमार पॉल जो है बीजेपी के कैंडिडेट को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के चलते पोलिंग बूथ नंबर 146 पर अस्थायी रूप से मतदान रुका है। अजीत मंडोला जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अजीत जी, एक बात और बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फॉर्मूला 23 बनाया, स्पेशल 6 की एक पूरी टीम बनाई,
क्या यह माना जाए कि बीजेपी के रचित चक्रव्यूह में बाकी हर कोई ट्रैप हो गया है? क्योंकि वो ममता बनर्जी जो माटी मानुष की बात करती थी, वो ममता बनर्जी जो ये कहती थी मैं सिर्फ बंगाल की दीदी ही नहीं बंगाल की बेटी भी हूं, आज की तारीख में चंडी पाठ भी करती हैं, कलमा भी पढ़ती हैं और अपना गोत्र भी बताती हैं। फुरफुरा शरीफ के साथ में महाजोत चला गया है और लेफ्ट को यह लगने लगा कि जब एक जमाने तक में हम सेक्युलर थे ठीक है, लेकिन अभी मुस्लिमों वाले नेता अब्बास सिद्दीकी के पास में हमें जाना चाहिए। क्या इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में बाकी भी बीजेपी के व्यूहजाल में ट्रैप हो गए हैं? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी को समझना चाहिए था कि बीजेपी की राजनीति 2014 से क्या है, बीजेपी क्या कर रही है। अगर कोई आज ये कहे कि साहब बीजेपी ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बीजेपी की 2014 की पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे, मैंने कल भी जिक्र करा था कि जो राम और हिंदुत्व का मुद्दा है, बीजेपी 2014 से वो 1998 से शुरुआत हुई थी और वो लगातार चलता जा रहा है और वो बीजेपी इसी को आगे लेके जाएगी। नंदीग्राम में बीजेपी ने जो सबसे बड़ा कार्ड खेला है वो हिंदुत्व का ही कार्ड खेला है। और मैं एक बात और बताऊं, बीजेपी ने अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है वो महिला वोटरों के सहारे जीता है दूसरे तीसरे चरण में। और नंदीग्राम में भी बीजेपी की भी पूरी ताकत है कि जो महिला और युवा वोटर है उसको किसी तरीके से अपने साथ लाया जाए। और ममता बनर्जी भी समझ रही कि अगर महिला वोटर और युवा वोटर अगर शिफ्ट हो गया है, जो 1-2% का जो भ्रमित वोटर होता है वो अगर स्विंग कर गया तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए ममता बनर्जी अब आज कह रही है। शिवम त्यागी से इसका जवाब लेना चाहिए। शिवम त्यागी जी, देखिए महिलाओं से जुड़े हुए कई मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बार बार सामने आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि सिर्फ नंदीग्राम में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हिंसा, छेड़खानी, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बीजेपी ने अपनी ताल ठोकी है। एक सेकंड सर, संजय जी एक सेकंड रुक जाइए ना, शिवम त्यागी जी से सवाल है, एक सेकंड रुक जाइएगा, आप सवाल सुनिएगा, जवाब सुनिएगा, उसके बाद फिर से बोलिएगा। लगातार बोलने से क्या होगा सर? शिवम त्यागी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि महंगाई का जो मसला है वो पूरे देश में चल रहा है। सिलेंडर गैस के जो दाम है सिलेंडर के वो लगातार बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे लोगों का बजट पूरा गड़बड़ा गया है। अगर महिलाओं के मसले को भी हम इससे जोड़कर देखें, अगर हम घर के बजट को भी इससे जोड़कर देखें, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि आप लोगों के लिए अच्छे संकेत नहीं है? महिलाओं के लिए सबसे पहले अगर कोई बात है, जो आपका पहला सवाल था, जो बुनियादी सवाल था, उनके लिए सुरक्षा, जिस पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार फेल रही है। मैं लगातार इस बात को उठाता रहा हूं। 2019-20 का एनसीआरबी का डेटा तक इन्होंने केंद्र को नहीं भेजा क्योंकि इनको पता है कि सिचुएशन वहां पर क्या रही है और तब डेटा भेजे, ये नहीं भेजा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेप के मामले भी, वहां का जो क्राइम रेट है दैट इज 65% कंपैरेटिव टू यूपी इट इज 55%। खैर उससे आगे आता हूं। जहां तक आपने बात करी महंगाई की, कोई दो राय नहीं है इस बात में कि हालिया कुछ समय में लगातार, चाहे वो गैस का मसला रहा हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मसला रहा हो, वहां पर जो है सरकार फौरी तौर पर या कैसे भी करके रिलीफ दे पाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी शायद हो सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जी, एक बार ग्राउंड जीरो पर जाना बहुत जरूरी है। आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। पश्चिम बंगाल की हमने बात कर ली है, लेकिन एक बार असम भी चलते हैं। असम के कार्बी आंगलोंग से मलय शांडिल्य मेरे साथ में जुड़े हैं। कार्बी आंगलोंग वही इलाका है जहां पर प्रियंका गांधी ने पहुंच करके ये कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं मलय शांडिल्य, कि एजीपी असम का हाथी हुआ करता था लेकिन बीजेपी के साथ में जाकर के ये भीगी बिल्ली बन गया है। एक ऐसा इलाका है कार्बी आंगलोंग जो ये कहते हैं कि असम के लिए बहुत कुछ आगे का भविष्य तय करता है। कार्बी आंगलोंग का चुनावी समीकरण क्या कहता है? सुबह से लेकर के अभी तक वोटर टर्नआउट को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? जानकारी दे भी, कैमरा घुमा करके दिखाएं भी, जहां पर भी आप हैं। हाँ जी है, मैं अभी उपस्थित हूँ असम के कार्बी आंगलोंग जिले में। और कार्बी आंगलोंग जिले में सुबह 9 बजे से पूरी तादाद पर हम लोग आए हैं वोट दान करने के लिए। और इतिमध्य अब तक जितना हो सके पुलिंग पूरा फुल स्विंग चल रहा है। और यहाँ असम में जो प्रियंका गांधी आया था, प्रियंका गांधी 5 गारंटी लेके आया था कांग्रेस का। और प्रियंका गांधी ने बोला था जो असम का भविष्य कार्बी आंगलोंग तय करेगा। और वो जो असम का जो कार्बी आंगलोंग जिला है, यहाँ पे 4 सीटों में चुनाव हो रहा है और 4 सीटों में ऑलरेडी जो बीजेपी है, बीजेपी थोड़ा बैकफुट में है क्योंकि पहले जो बीजेपी का जो सिटिंग एमएलए है वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण थोड़ा दिक्कत में आ रहा है। अभी बता नहीं सकता कौन रिजल्ट क्या होगा, लेकिन एक बात है जो असम की रिपोर्ट मलय शांडिल्य दिखा रहे थे। असम को लेकर के एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो पहले फेज का चुनाव था वो ऊपरी असम का चुनाव था। ऐसे में आप लोग सीए और एनआरसी को लेकर के थोड़े डाइल्यूट थे, थोड़े माइल्ड थे।
सेकेंड फेज इलेक्शन आते आते सीए और एनआरसी को लेकर के आप लोग अग्रेसिव हो गए। क्या इसके पीछे की वजह यह है, आपको यह पता है कि सेकेंड फेज में असम में वो चुनाव है जहां पर ज्यादातर बंगाली हिंदू हैं वोटर के तौर पर? नहीं, चाहे अपर असम की बात हो जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ था, चाहे आज की बात हो राशिद भाई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक सीए और एनआरसी की बात है उसको लेकर गृह मंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं और पिछले कुछ समय में भी, पिछले कुछ दिनों में भी आपने उस पर स्टैंड देखा होगा। जहां तक सीए की बात है उस पर सरकार का स्टैंड क्लियर रहा है, और जहां पर एनआरसी की बात है उसके ड्राफ्ट को लेकर अगर हम बात करें तो चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रामलीला मैदान वाली रैली हो या उसके बाद का वक्तव्य, लगातार गड़बड़ तो है शिवम जी, गड़बड़ तो है, क्योंकि आप लोग पूरे देश में एक विधान की बात करते हैं लेकिन एक जगह सीए चलेगा दूसरी जगह नहीं चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे राशिद, और उसके बाद भी ये महा कवरेज लगातार जारी है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़े हैं। आपके लिए भी देखना, जानना, समझना बहुत जरूरी है कि जमीन पर जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है और कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल। जमीन पर बंगाल में लेकर के जाएंगे आपको। पूर्वी मिदनापुर में क्या चल रहा है, पश्चिमी मिदनापुर में क्या चल रहा है, नंदीग्राम की खबर क्या है, दक्षिण 24 परगना से लेकर के बांकुरा तक, और असम में बराक घाटी से लेकर के बाकी इलाकों तक, यानी बंगाल की 30 विधानसभा सीटें और असम की 39 विधानसभा सीटें। सेकेंड फेज का ये इलेक्शन है, 2 घंटे का लगभग मतदान